नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। कानून किसी को सिर्फ शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकता, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को निठारी कांड के दूसरे आरोपी सुरेंद्र कोली को भी बरी कर दिया। 12 केसों में मौत की सजा पाए कोली को आखिरी केस से भी बरी कर दिया गया और सवाल रह गया कि जब सुरेंद्र कोली और मनेंद्र सिंह पंधेर दोनों ही बरी हो गए तो आखिर उन 19 महिला और बच्चों का हत्यारा है कौन। सवाल ये भी है कि जब पीड़ित परिवारों ने अपने घर बार बेचकर केस लड़ा और खामी साबित हुई पुलिस जांच एजेंसी में, तो इसका जुर्माना और हर्जाना कौन भरेगा। पीड़ितों को इंसाफ तो नहीं मिला, तो क्या उस समय पोस्टेड पुलिस अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारी तय होगी जिन्होंने बच्चों और लड़कियों के अपहरण को गंभीरता से नहीं लिया था। निठारी कांड से मशहूर इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू छुपा है, वो है कि अगर जांच एजेंसी ठीक तरीके से सबूतों को इकट्ठा ना करें और सबूतों को ठीक तरीके से सहेज कर ना रखें, तो फिर आखिरी में 19 साल बाद ये केस ऐसा हुआ जिसके अंदर कोर्ट को कहना पड़ा कि ये संदेह के आधार पर किसी को आरोपी नहीं मान सकते। आरोपी के बरी होने के आधार थे अपुष्ट साक्ष्य। कोहली और पंधेर को बरी करने में इनसफिशिएंट एविडेंस और इकबालिया बयान की बड़ी भूमिका थी। कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के बाद पंधेर और कोहली 60 दिनों तक पुलिस की कस्टडी में रहे और ये बयान तभी के हैं। उस समय उनका कोई मेडिकल नहीं करवाया गया और आखिरकार जब पंधेर को और कोहली को कोर्ट में पेश किया गया तो दोनों अपने बयानों से मुकर गए। तो जिस केस के अंदर जो 19 साल तक अदालत में लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राष्ट्रपति तक पहुंचा, वापस फिर हाई कोर्ट पहुंचा। क्या था ये निठारी कांड? साल 2006 की बात है। 29 दिसंबर 2006 दिल्ली से सटे हुए नोएडा के निठारी गाँव में एक सनसनीखेज खबर आई। हजारों लोगों और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की उपस्थिति में कोठी नंबर D5 के पीछे बहते हुए नाले के अंदर से बच्चों और लड़कियों के कंकाल निकलने शुरू हुए थे। शरीर के कुछ अवशेष और खोपड़ियां भी काले रंग की पॉलिथीन के अंदर बांधकर फेंके गए थे। पुलिस जांच का दायरा कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंधेर तक पहुंचा, जो अपने घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली के साथ अकेला रहता था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपराध में शामिल होना स्वीकार किया था। कोहली ने तो यहाँ तक कहा था कि मालिक को ब्लू फिल्म देखने की आदत थी, इससे उसे भी अपराध करने का उकसावा मिला और उसने कोठी में काम करने के बहाने लड़कियों और बच्चों को बुलाया, उनके साथ रेप किया और मार डाला। यहाँ तक कि उसने ये भी कबूल किया था कि उसने कुछ अंगों को पकाकर भी खाया। उस वक्त कोहली एक नरभक्षी के रूप में फेमस हो गया था, मीडिया की सुर्खियां बन गया था। मामला चला, ट्रायल कोर्ट ने पंधेर और कोहली को 20 साल की पिंकी सरकार की हत्या के आरोप में दोषी पाया और फांसी की सजा सुना दी। लेकिन फिर भी 19 साल बाद दोनों साफ साफ बरी हो गए। कैसे बरी हुए, आइए जानते हैं कानून की उस पॉइंट को, उस खामी को जिसके कारण ये दोनों बरी हुए। अलग अलग चरणों में प्रोसिक्यूशन यानी कि पुलिस और सीबीआई जो कि जांच कर रहे थे, उन्होंने सबूतों को बदला। जो वो कोर्ट में पेश कर रहे थे वो सबूत बदल दिए। उसके बाद उन्होंने अभियुक्त सुरेंद्र कोहली के जो कबूलनामे थे उसी को इस पूरे केस का आधार बनाया। लेकिन इस कबूलनामे को आखिर कोर्ट ने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि 60 दिन बाद भी यानी 1 मार्च 2007 तक कोहली को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 60 दिन की पुलिस रिमांड के बाद भी बिना किसी मेडिकल जांच और अभियुक्त का कबूलनामा संदेह के दायरे में आता है। मेडिकल नहीं कराने के कारण ये तय नहीं हो सका कि कबूलनामा यातना का परिणाम था या फिर सच में उसने गुनाह किया था। इसका कोई ठोस आधार ही नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन का कहना था कि सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी 29 दिसंबर को की गई, जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि गिरफ्तारी 27 दिसंबर को हुई थी। जबकि जांच एजेंसी ना तो इस बात का खंडन कर सकी और ना ही अरेस्ट मेमो पेश कर सकी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी गिरफ्तारी के अंदर। डीके बासु केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं अरेस्ट को लेकर, जिसके अंदर मेमो एक महत्वपूर्ण भाग होता है। एक तरीके से देखें तो सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी ही इल्लीगल अरेस्ट साबित हो गई। कोर्ट ने कहा कि कोहली अदालत में इकबालिया बयान से मुकर गया
और उसे यातना दी गई थी, उसने ऐसा कहा। उसके नाखून खींचे गए, लेकिन जब पुलिस ने मेडिकल ही नहीं करवाया तो इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। तो इस तरीके से केस जो 19 साल तक चलता रहा, कोर्ट के अंदर जाकर ढेर हो गया और दोनों के दोनों अभियुक्त बरी हो गए, अभियुक्त या आरोपी। चलते चलते हम उस टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं जिसमें ये केस पूरा ट्रैवल कर रहा था। 29 दिसंबर 2006 को दिल्ली से सटे नोएडा के गांव के अंदर, जिसका नाम निठारी है, वहां पर मोनिंदर सिंह पंढेर के कोठी के पीछे जो नाला था उसमें बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले। 29 दिसंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 फरवरी 2007 को कोली और पंढेर को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। 13 फरवरी 2009 विशेष अदालत ने पंढेर और कोली को 15 वर्षीय रिम्पा हल्दर के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई। इन सारे केस में ये पहला मामला था जिसमें मौत की सजा सुनाई गई थी। इस बीच मोनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों में बरी कर दिया गया, वो पहले ही छूट गया। केवल कोली पर एक केस बचा, 11 मामलों में वो भी बरी हो गया था। लेकिन बरी होने से पहले जब इनकी फांसी तय हुई थी तो वो तारीख थी 12 सितंबर 2014। इसी तारीख को सुरेंद्र कोहली को फांसी दी जानी थी, लेकिन वकीलों का एक समूह है, डेथ पेनल्टी लिटिगेशन ग्रुप। इस ग्रुप ने कोहली के मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट को। 28 जनवरी 2015 को रिम्पा हल्दर हत्या मामले में सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर दोनों को बरी कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली और पंढेर को 2006 की हत्याओं से जुड़े सभी 12 मामलों में ये कहते हुए बरी किया कि प्रोसिक्यूशन या फिर अभियोजन पक्ष इन दोनों का अपराध साबित करने में नाकाम रहे। लेकिन अंत में वही प्रश्न रह गया कि अगर कोहली और पंढेर दोषी नहीं थे तो दोषी कौन था, और अगर ये निर्दोष थे तो 19 साल इन्होंने जेल के अंदर क्यों काटे। ये सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।